ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का जो मनुष्य है वह जिन खतरनाक समस्याओं से ग्रस्त है और उसके लिए जो अनिवार्य रूप से कुछ चीज़ें जिम्मेवार हैं, उन पर ही आज हम चर्चा करेंगे। आज के अभी के समय में पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाएं और किसी का भी आप ब्लड टेस्ट कराएं और दूसरे कई मेडिकल टेस्ट कराएं, तो सबसे पहले जो बात निकल कर आती है वह दो तीन है। वह दो तीन बातें क्या हैं? फैटी लीवर लगभग अधिकांश 100% नहीं, 14-15 वर्ष के युवक और युवती से लेकर 80-85-90 वर्ष के वृद्ध जनों तक लगभग फैटी लीवर से आप ग्रस्त हैं, वैसा मेडिकल टेस्ट में सामने आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दो पोषक तत्व हैं मनुष्य शरीर के लिए, अगर उनकी कमी हो जाए, कई ऐसी घातक व्याधियां हैं जिन घातक व्याधियों को उन दो पोषक तत्वों की कमी जन्म दे देती है। वह दो पोषक तत्व क्या हैं? विटामिन डी और विटामिन B12। यह दोनों बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लगभग अधिकांश पूरी पृथ्वी पर आप किन्हीं का भी मेडिकल टेस्ट कराएं, ये दो तीन चीजें अक्सर निकल कर आ रही हैं सामने। विटामिन B12 की इफिशियंसी, विटामिन डी की इफिशियंसी और आपका लीवर का फैटी हो जाना, आपकी आंतों का फैटी हो जाना, आपके हार्ट का फैटी हो जाना, आपकी किडनी का फैटी हो जाना, यानी कि अतिरिक्त फैट हमारे जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके बिना आप शरीर के जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते, वह अतिरिक्त फैट से ओतप्रोत है, जिसके कारण वह अंग हमारे कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। अधिकांश पूरी पृथ्वी पर माताएं बहनें, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 100% यहां कुछ भी नहीं होता है इस जगत में। तो अधिकांश माताएं बहनें नेचुरल गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, और यदि नेचुरल गर्भवती हो गई तो नेचुरल शिशु को जन्म नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि गर्भाशय फैटी हो जा रहा है। और यह पूरी दुनिया में कहीं भी होवे चलेगा, हमारे भारतवर्ष में होवे यह विचारणीय बात है। जिस भारतवर्ष ने योग पूरी पृथ्वी को दिया, शास्त्रोक्त औषधियों का निर्माण किया, जिस भारतवर्ष में ऋषियों ने, मनीषियों ने सूक्ष्म तल पर, यानी कि ध्यान की गहन अवस्थाओं में जाकर स्वयं औषधियों से बातचीत की, पूछा कि तुम्हारा उपयोग शरीर में कहां, किस व्याधि के लिए किया जा सकता है, सूक्ष्म तल पर, और औषधियों ने बताया, जिन ऋषियों ने, मनीषियों ने पूरी प्रकृति में पहाड़ों से, पत्थरों से, समुद्र से सीधे सीधे सूक्ष्म स्तर पे बात की कि तुम्हारा क्या उपयोग हमारे शरीर में है। और जिस भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहन अवस्थाओं में अपने पूरे शरीर का अन्वेषण करके यह जाना कि मनुष्य के शरीर में और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है,
इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अतिरिक्त भी ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो पृथ्वी पर नहीं है, परंतु वह मनुष्य के शरीर में है। क्योंकि ब्रह्मांड में वह कहीं भी है उनका अस्तित्व, तो वह सूक्ष्म तल पर मनुष्य के शरीर में जरूर है। उनका पता किया, उस भारत के निवासियों को यह समस्या आ जाए जो 2-3 मैंने कही हैं, यह बड़ी निंदा योग्य बात है, निंदनीय है। इसका मतलब हम अपने प्राचीनतम विज्ञान को विसम्मत कर चुके 100%। आधुनिक विज्ञान जितना डेवलप होता जा रहा है उतना ही इस तरह की समस्याओं से निपटने में अक्षम होता जा रहा है। क्योंकि यदि सूक्ष्म तल पर हम गहन निरीक्षण करें तो पता चलता है कि जितनी चीजें मैंने ये कही हैं, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जैसे हमारा हृदय है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारी आंतें हैं, माताओं बहनों के उदर में गर्भाशय है, उनका फैटी हो जाना, जो कि केवल जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार करने भर से हम इन सब चीजों से वंचित रह सकते हैं। जो पद्धति है शरीर को स्वस्थ रखने की, उनके कारण यह सब समस्या आ रही हैं। परंतु हमारे भारत में तो यह समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हो रही है, इसका जो आधुनिक विज्ञान है उसको 100% आत्मसात कर लिया है, जिसका परिणाम हमारे शरीर के मूल्यवान अंगों में अतिरिक्त फैट बढ़ जाना और लगभग अधिकांश नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक विटामिन B12 और विटामिन D की कमी हो जाना। यह दोनों अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आदरणीय मित्रों, विटामिन D की कमी, जो कि डायरेक्ट हमें सूर्य से विटामिन D की पूर्ति हो जाती है, और हम भारत में यदि जन्म लिए हैं तो अधिकांश भारत के हिस्से में गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर लगभग 6 महीने 40 से 50 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है लगभग भारत के अधिकांश हिस्सों में। फिर विटामिन D की कमी हो जाना यह स्वाभाविक तो नहीं लग रहा है। विटामिन B12, जो कि एक भ्रांति फैला दी गई है भारत में कि विटामिन B12 की पूर्ति केवल एनिमल फूड से ही हो सकती है, यानी कि पशुओं के मांस का भक्षण करने से ही विटामिन B12 की पूर्ति होगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है। और कम से कम हमारे भारतीय समाज में इस भ्रांति को अपने भीतर से निकालकर फेंक देना चाहिए। क्योंकि भारत के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी पर लगभग लोग मांसाहारी हैं, जो छोटे पशुओं के मांस को तो खाते ही हैं, बड़े पशुओं के मांस को भी खाते हैं। और B12 की इफिशियंसी उनके भीतर भी उतने ही मात्रा में है जितनी मात्रा में भारतीय समाज में है। यह केवल हमारे समाज को भ्रष्ट करने के लिए मिथ्या एक प्रचार किया जा रहा है कि विटामिन B12 की इफिशियंसी केवल एनिमल प्रोडक्ट से ही दूर हो सकती है, यानी कि मांस से, पशुओं के मांस खाने से ही B12 की पूर्ति हो सकती है। भ्रांति फैलाई जा रही है जो कि बिल्कुल असत्य है। और हम भारतीय लोग इतने भोले भाले हैं, एक बार भी यह नहीं सोचते कि भारत को छोड़ के पूरी दुनिया में लगभग लोग मांसाहारी है, फिर उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों है? वह तो सब एनिमल फूड बहुतायत में सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं। आदरणीय मित्रों, हम तो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश हैं तो हमारे शरीर में तो विटामिन D की कमी होनी नहीं चाहिए। चूंकि हम खेतों में काम करते हैं, 90% जो भारत है वह तो गांव में बसता है। और चाहे आप खेती नहीं भी करते हो, यदि आप गांव में हैं
तो किसी न किसी रूप में आप खेती के किसी न किसी कार्य से जरूर जुड़े हैं, अपने को आप वंचित नहीं रख सकते। फिर विटामिन डी की कमी तो नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। विटामिन बी 12 की कमी भी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90% हम भारतीय गांव में बसते हैं और गांव में दूध है, पनीर है, दही है, मट्ठा है, जो कि महत्वपूर्ण स्रोत है बी 12 के, ना कि जानवरों का मांस। उससे ज्यादा पनीर में बी 12 है, दूध में है, मक्खन में है। क्यों हमारे शरीर में बी 12 की इफिशियंसी हो गई है? मेरा उद्देश्य केवल आपको औषधि बताना नहीं है, क्योंकि औषधियां तो बहुत हैं। बी 12 के कैप्सूल आप लेके किसी भी मेडिकल स्टोर से सेवन कर सकते हैं, बी 12 की इमीडिएट पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाएगी। परंतु जब तक नैसर्गिक रूप से हमारे शरीर में किसी मिनरल्स की, किसी विटामिन की पूर्ति ना होवे, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। विटामिन बी 12 और विटामिन डी की एफिशिएंसी के कारण आपके शरीर के मूल्यवान अंग फैटी होते जा रहे हैं। विटामिन डी की कमी होते ही आपके शरीर में वायु दूषित होने लगती है, जिस वायु के धक्के के कारण हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिस वायु के धक्के के कारण हमारा एक एक अंग संचलित है, जिस वायु के धक्के के कारण मैं बोल रहा हूं, जैसे ही विटामिन डी की कमी हो जाती है, इस वायु के परिचालन में कमी आ जाती है। और जैसे ही वायु के परिचालन में कमी आती है, तैसे ही हमारे शरीर के एक एक अंग निस्तेज पड़ने शुरू हो जाते हैं, एक प्रकार से धीरे धीरे पैरालाइज होने शुरू हो जाते हैं, और फिर उनमें फैट जमने लगता है। विटामिन बी 12 की इफिशियंसी या विटामिन डी की इफिशियंसी आपके शरीर में हो गई है, उसके क्या लक्षण हैं, बिना मेडिकल जांच के आप पता कर सकते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। विटामिन बी 12 की इफिशियंसी क्यों हो जा रही है आपके भीतर, या विटामिन डी की कमी क्यों हो जा रही है आपके भीतर, वह मैं आपको बताऊंगा। और विटामिन डी और विटामिन बी 12 की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं अपने शरीर में, वह भी बताऊंगा। बी 12 या विटामिन डी की इफिशियंसी आपके शरीर में हो जाती है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण आपके शरीर में उभर कर आते हैं। यदि वैसे लक्षण आपके शरीर में उभर कर आ रहे हैं, किसी भी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि विटामिन बी 12 और विटामिन डी की इफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। सब कुछ सही होने के उपरांत भी आप निरंतर थके थके महसूस करेंगे, हमेशा थकावट महसूस करेंगे, चाहे आप नौजवान हैं या अधेड़ हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, आप युवक हैं, युवती हैं, यानी कि स्त्री है या पुरुष है। यदि आपको कोई मानसिक टेंशन भी नहीं है और सब कुछ सुचारू रूप से ठीक चल रहा है, फिर भी आप थके थके महसूस कर रहे हैं, हमेशा थकावट महसूस कर रहे हैं, समझ जाओ कि विटामिन डी और विटामिन बी 12 की इफिशियंसी आपके शरीर में हो गई। लगातार थकान होना, सिर के बाल स्पीडली झड़ना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, थोड़ी देर में ही चीजों को भूल जाना, सिर में चक्कर आना, कि शरीर थक गया है, एक ऐसा महसूस होना कि शरीर में कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, यानी कि कमजोरी है। तो शरीर में कमजोरी होना, वीकनेस होना, नाहक की चीजों को लेकर तनाव होना, यानी कि डिप्रेशन के जैसी स्थिति बने रहना, कोई भी सोच मस्तिष्क में आ गई और आप उस विषय पर विस्तार से सोच रहे हैं, गहन विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते और गहरे विचारों में उलझते जा रहे हैं, सलूशन नहीं मिल रहा, तब डिप्रेशन में चला जाता है। वैसी अवस्था होना, शरीर के अंगों में सूनापन होना, किसी भी अवस्था में कुछ देर बैठ गए, पालथी मार के बैठ गए, पैर सुन्न हो गया थोड़ी देर में ही, कि किसी भी अंग में शून्यता बार बार हो जाना, जीभ में जलन होना, ये सारे के सारे लक्षण इस बात के परिचायक हैं कि विटामिन डी और बी 12 की इफिशियंसी हो गई। 2 या 2 से अधिक लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ कि विटामिन डी
और विटामिन B12 की इफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। नेचुरल चीजें हैं जिनका सेवन करके आप अल्प मात्रा में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। किसी भी जानवर की नाहक हत्या करके आपको भोजन के लिए उसकी हत्या करके खाना पड़े और तब विटामिन B12 की कमी की पूर्ति आपके शरीर में होगी, बिल्कुल ही गलत धारणा है। केवल दूध पीने से, या दूध भी छोड़ो, मैं वैसी औषधि अंत में आपको बताने जा रहा हूं जिससे B12 की एफिशिएंसी 7 से 8 दिन में पूरी हो जाएगी और फिर आप यदा कदा उन औषधियों का सेवन करते रहेंगे, कभी भी B12 की या विटामिन डी की एफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं होगी। अब विटामिन B12 और विटामिन डी की एफिशिएंसी हो क्यों जाती है? आदरणीय मित्रों, पहले के समय में हमारे भारतीय समाज में खुले में खाना बनता था और उसका विधान यह था कि सुबह सूर्योदय के बाद और संध्या में सूर्यास्त के बीच में ही हमारा खाना बन भी जाता था और हम भोजन ग्रहण भी कर लेते थे। तो एक तो वह अब हमारा छूट गया। दूसरा, अधिकांशतः अब हमने खुले में स्नान करना बंद कर दिया है। पहले हम नदियों में, तालाब में, कुएं के पास जाके खुले में स्नान किया करते थे। महिलाएं भी चारों तरफ से किसी स्थान को घेर लेती थी और ऊपर से वह ओपन रहता था, उसमें स्नान किया करती थी। जब हम छोटे छोटे थे हमने देखा कि हमारे में जो महिलाओं के नहाने के लिए स्थान बनाया जाता था उसकी चारों तरफ की दीवारें तो होती थी परंतु ऊपर छत नहीं होती थी ताकि उसमें सूर्य की किरणें पड़े। यानी कि जब कोई भी स्त्री या पुरुष स्नान करता था तो सूर्य की किरणें भी उस पानी के साथ उसके शरीर पे पड़ती थी। पूरा शरीर उस नंगे शरीर पे, निर्वस्त्र शरीर पे जब सूर्य की किरणों के साथ साथ पानी पड़ता था तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाया करती थी। अब हमारा खुले में स्नान करना भी बंद हो गया। अब हम अपने घर में ही इंडोर बाथरूम में स्नान करने लगे। सूर्य की एक छोटी सी किरण भी हमारे बाथरूम तक प्रवेश नहीं करती। भोजन हमारा इंडोर किचन में बनने लगा, वहां भी सूर्य की एक किरण भी हमारे भोजन पर नहीं पड़ती। वरना तो पहले खुले में कुकर में हमारी सब्जियां बनने लगी। पहले खुले पतीले में सब्जियां बनती थी, ऊपर से सूर्य की प्रकाश भी उसमें पड़ता था। माताएं बहनें आटा गूंथती थी तो सूर्य का प्रकाश पड़ता था। माताएं बहनें किसी भी फल, तरकारी, सब्जी को या किसी भी दाल इत्यादि को पानी में धोती थी, कई बार उसको धोती थी, फिर उसको खुले में ही काटती थी तो उस पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता था। इस प्रकार से हमारी खाने पीने की सभी चीजों में अत्यधिक सूर्य की किरणें वह हमारा भोज्य पदार्थ अपने में ऑब्जर्व कर लेता था और खुले में ही फिर हम उसको बनाते थे और खुले में ही बैठ के हम उसको खाते थे और खुले में ही हम स्नान करते थे। बंद किचन में हमारा खाना बनता है, बंद बाथरूम में ही हम स्नान करते हैं। खुले में स्नान इत्यादि, कभी किसी पर्व त्योहार में हम जाते हैं किसी नदी में स्नान करने के लिए, बस उतना ही वर्ष में 1 या 2 बार हम खुले में स्नान कर आते हैं। वरना तो हम हमेशा अपने घर के भीतर बंद बाथरूम में ही स्नान कर रहे हैं। यह कारण है विटामिन डी की कमी होने का। अब आ जाते हैं B12 की कमी। B12 की कमी इस कारण से हो जा रही है कि हमारा जो खान पान है और हमारा जो रहन सहन है वह इतना अव्यवस्थित हो गया है कि किसी भी व्यक्ति का पाचन संस्थान ठीक से कार्य ही नहीं कर रहा है। यानी कि सही समय पे हम कोई भी भोज्य पदार्थ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, हमारा भोजन का कोई समय भी निर्धारित अब नहीं है। भोजन का कोई नियम नहीं रहा। कल संध्या में हमने 8 बजे भोजन लिया, परसों 10 बजे लिया था, आज हम 12 बजे लेने वाले हैं रात्रि में। वैसे ही दिन में कोई नियम नहीं रहा। अस्त व्यस्त जिंदगी है इसलिए नियम नहीं रहा। इसके अतिरिक्त भोजन के विपरीत भोजन, आजकल जो न्यूज़पेपर, मैगजीन या यूट्यूब के माध्यम से आपको नाना प्रकार के व्यंजन बनाना सिखा रहे हैं, कभी गौर से देखो जो चीजें वो आपको बता रहे हैं क्या उनका आपस में कोई मेल है? यानी कि
ना तो उनको आयुर्वेद का ज्ञान है, ना मनुष्य की प्रकृति का उनको पता है, ना मौसम का पता है कौन से मौसम में क्या खाना है। बिल्कुल प्रकृति के विपरीत केवल स्वाद की दृष्टि से प्रोफेशनल लोग यूट्यूब के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लेख लिखते हैं, बताते हैं कि कैसे आप स्वादिष्ट नाश्ता बना सकते हैं, कैसे आप स्वादिष्ट भोजन दोपहर में बना सकते हैं, कैसे आप इंस्टेंट फला चीज बना के अपने बच्चों को तुरंत खिला सकते हैं, कैसे आपका पति ऑफिस से आए और तुरंत आप उसको 2 मिनट में चटपट नाश्ता बना के दे सकते हैं, जो वह उंगली चाटते रह जाएंगे और वह यह सब भूल जाते हैं। और आपको तो पता ही नहीं है, आप तो उन प्रोफेशनल लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। उन प्रोफेशनल लोगों को एक रत्ती भी नहीं पता है कि कौन से भोज्य पदार्थ को किस भोज्य पदार्थ के साथ सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि कौन भोजन विपरीत भोजन है। अधिकांश लोगों को नहीं पता है कि जिस दिन हम मूली का सलाद खा लें उस दिन हमें एक बूंद भी दूध नहीं पीना चाहिए 36 घंटे तक। हम जिस भारतीय समाज में रह रहे हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि हमने अपने प्राकृतिक विज्ञान को 100% उससे हम बैक हो गए हैं, विसम्मत कर दिया है। आपको पता है हमारा आयुर्वेद चीख चीख कर, चाहे आप किन्हीं के द्वारा भी लिखा हुआ ग्रंथ का अध्ययन कर लें, चीख चीख कर कहता है कि भोजन के विपरीत भोजन, यानी कि यदि आज आपने मूली खाई किसी भी रूप में, मूली का साग, मूली कच्ची मूली आपने सलाद के रूप में खाई हो या मूली का साग खाया हो, किसी भी रूप में यदि अभी आपने मूली का सेवन किया है तो 36 घंटे तक आप एक बूंद दूध भी नहीं पी सकते आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि मूली और दूध विपरीत भोजन है। अगर आपने दोनों को साथ साथ लिया, या आपने आज दोपहर के भोजन में मूली का सलाद लिया और रात्रि में दूध ले लिया, और ऐसा यदि आपने 2, 4, 10 दिन निरंतर कर लिया, आज मूली ले ली, कल कुछ और ले लिया जो दूध के विपरीत है, तब क्या होगा? आपका पाचन संस्थान बिल्कुल कमजोर होता चला जाएगा, आपके शरीर में विष व्याप्त होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कितना भी B12 लेने की कोशिश करें बाहर से, आपका शरीर B12 को शोषित ही नहीं करेगा, आपकी आंतें B12 को शोषित करने की क्षमता खो देंगी। फिर आप B12 की इफिशिएंसी को दूर करने के लिए B12 लेना शुरू कर देंगे। वह आपके शरीर में कुछ टाइम तक B12 की इफिशिएंसी को दूर कर देगा। जैसे ही आप उसको लेना शुरू करेंगे, जो थोड़ी बहुत आपके शरीर में गुंजाइश थी प्राकृतिक चीजों से B12 को शोषित करने की, वह भी आप खो चुके होंगे। और जैसे ही B12 और विटामिन डी की इफिशिएंसी आपके शरीर में लगातार होनी शुरू हो जाएगी, तैसे ही आपके शरीर के जो मुख्य अंग हैं, जो अनिवार्य है आपके जीवित रहने के लिए, वह सब फैटी होना शुरू हो जाएंगे। और जब वह अंग आपके फैटी होना शुरू हो जाएंगे, फिर और नाना प्रकार की समस्याओं से आप ग्रस्त हो जाएंगे। किसी के हार्ट में फिर स्टेंट पड़ेगा, किसी की किडनी फेल होगी, किसी का लीवर फेल होगा। फिर आप जानते हैं कि जोन सा भी अंग आपका फैटी हो जाता है, वही अंग धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देता है। जिस कार्य के लिए वह अंग जिम्मेवार था, उस कार्य की पूर्ति कौन करेगा? होगी नहीं। अब आपको 1000 प्रकार की समस्या और हो जाएंगी। केवल एक मूली यदि इस प्रकार से आप सेवन करते हैं कि मूली भी ली और फिर रात्रि में दूध भी ले लिया, जबकि 36 घंटे तक उस मूली का असर आपके शरीर में होता है। 36 घंटे तक आप दूध नहीं ले सकते। कई बार लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं, मूली के साथ आप दही ले सकते हैं, मूली के साथ आप मट्ठा ले सकते हैं, परंतु दूध नहीं ले सकते। नॉन वेजिटेरियन है, आपने कोई भी मांसाहार किया, तो जिस दिन आप मांसाहार करें 16 घंटे तक आप दूध नहीं ले सकते।
यदि मांसाहार में आपने किसी भी प्रकार की मछली का सेवन किया तो फिर आप 36 घंटे दूध नहीं ले सकते। और वैसी हजारों चीजें हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। अभी आपको देखिए, आप रायता बनाते हैं तो रायता, खीरा डाल के रायता बनाना YouTube पे सिखाया जा रहा है कि कैसे आप खीरे का रायता बना सकते हैं, लौकी का रायता बना सकते हैं। एकदम विपरीत भोजन है, एकदम 100% विपरीत। आप रायता बनाते हैं, रायते में आप अनार के दाने डाल दे रहे हैं, आजकल YouTube पे बता रहे हैं लोग, मैगजीन में बता रहे हैं। उसमें आप कस के खीरा डाल दे रहे हैं और बहुत सारी वैसी चीजें डाल दे रहे हैं जो कतई भी मट्ठे के साथ सेवन नहीं की जा सकती। खीरा अपने आप में ही बहुत शीतल है, छाछ या मट्ठा, दही भी बहुत शीतल है। अब जब आप एक शीतल पेय पदार्थ में और अतिरिक्त शीतल कुछ डालेंगे, जैसे खीरा डाल दिया आपने, वह आपकी जठरा अग्नि को मंद कर देगा जाके। जब आपकी जठरा अग्नि मंद हो जाएगी तो क्या होगा? स्वादवश आपने वह खीरे का रायता तो ले लिया, जिसके कारण आपकी जठरा अग्नि मंद पड़ गई। अकेला मट्ठा आप लेते तो हालांकि वह शीतल पेय पदार्थ होने के बाद भी आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, परंतु उसमें यदि आपने खीरा इत्यादि डाल दिया, अब वह आपकी जठरा अग्नि को मंद कर देने वाला बन गया। वैसी अवस्था में अब जब आप उस रायते का सेवन कर रहे हैं और दूसरे भोज्य पदार्थ भी साथ में ले रहे हैं, तो भोजन आपका सही प्रकार से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। प्लस रात्रि में तो किसी भी कीमत पर दही, मट्ठा, रायता लेना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर आप लेंगे, आपकी जठराग्नि मंद पड़ेगी, जो भोजन आपने ग्रहण किया है वह भोजन सही से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो चाहे आपने जो भी भोजन लिया है उससे जो विटामिन मिनरल्स आपके शरीर में, आपकी आंतों को शोषित करने थे, चाहे वह कितना भी विटामिन युक्त भोजन आपने लिया है, अगर वह डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो आपकी आंतों ने उस मिनरल्स को, उस विटामिन को ऑब्जर्व ही नहीं किया। और यदि निरंतर वैसा होता रहा तो फिर किसी भी एक विटामिन या मिनरल्स की एफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही कमी हो जाएगी, मजे की बात यह है कि जब एक बार किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी आपके शरीर में हो गई, फिर नेचुरल भोज्य पदार्थों से आपका शरीर उन चीजों को शोषित नहीं करेगा और वह एफिशिएंसी और अधिक होती चली जाएगी। यह बड़ा गहरा विज्ञान है। सच बात यह है कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी इतनी गहराई से इन बातों को जानते नहीं हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी, जो हार्ट का डॉक्टर आपके हार्ट में स्टंट डाल रहा है, जो न्यूरोसर्जन आपके मस्तिष्क की सर्जरी कर रहा है, एक प्रकार से वह आपको जीवन दान दे रहा है, उसको भी नहीं पता कि जिस अंग की वह सर्जरी कर रहा है वह अंग विकृत क्यों हुआ, हार्ट की वह नौबत क्यों आई कि स्टंट डालना पड़ रहा है, उसको भी नहीं पता। वह भी अपने हार्ट में किसी और दूसरे हार्ट के डॉक्टर से स्टंट डलवाए घूम रहा है, जो दूसरों को स्टंट डाल रहा है, क्योंकि उस भाई साहब को भी नहीं पता कि यह स्टंट डालने की नौबत क्यों आ रही है हार्ट में। वह अरबों रुपए तो कमा ले रहा है स्टंट डाल डाल के, परंतु अपने हार्ट में स्टंट डलने से वह भी नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि उसको स्वयं नहीं पता, वह दूसरों को क्या बताए, खुद को भी नहीं पता। आदरणीय मित्रों, हम भारतीय किसी भी कीमत पर हमें लौटना ही पड़ेगा अपने प्राचीन विज्ञान की तरफ। और इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आधुनिक विज्ञान को छोड़ दें। आधुनिक विज्ञान का आप सहारा लें, कब?
जब आपके हार्ट में स्टंट पड़ने की नौबत आ गई हो। परंतु स्टंट पड़ने की नौबत ना आए, इसके लिए आपको अपने प्राकृतिक विज्ञान की ओर ही लौटना पड़ेगा। नहीं लौटेंगे तो बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। और आगे एक गिलास दूध इनफ है एक व्यक्ति के लिए, परंतु उसको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भोजन के विपरीत भोजन किसी भी कीमत पर ग्रहण नहीं करना है। अगर कुछ भी खाने को ना मिले, भूखा रहना पड़े एक टाइम, आप वैसी जगह पहुंच गए हैं जहां भोजन के विपरीत भोजन ही तैयार किया हुआ है और आप वहां इनवाइटेड हैं, भले आप वहां भूखे सो जाइए, परंतु उस भोजन को स्वीकार मत कीजिए। भूखे सो जाएंगे, उसका आपके शरीर को लाभ मिलेगा, हानि कुछ भी नहीं होगी। लाभ यही मिलेगा कि आपके पाचन संस्थान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके शरीर को अपना ओवरहालिंग करने का मौका मिलेगा उन अंगों को जिनको भोजन को डाइजेस्ट करना था। परंतु भोजन के विपरीत भोजन यदि आपने ग्रहण कर लिया तो वह उन अंगों को रिलीफ पहुंचना तो दूर की बात है, वह अंग आपके निस्तेज पड़ जाएंगे, बीमारी से, डिजीज से ग्रस्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहनों को यह बता दूं कि B12 की इफिशियंसी कोई रोग नहीं है। हाँ, रोग है। B12 की इफिशियंसी होने के बाद आपके मस्तिष्क से संबंधित आपको विकार होना शुरू हो जाएगा, आपके पेट में निरंतर गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कभी पतले दस्त हो जा रहे हैं, कभी लैट्रिन सूख जा रही है, कभी 2-2 दिन तक आप लैट्रिन ही नहीं जा पा रहे हैं। आपको केवल और केवल यदि गैस बन रही है तो गैस नाशक औषधियों का उपयोग करना है। एसिडिटी अधिक बन रही है तो एसिडिटी ना बने उसके लिए आपने औषधि का उपयोग करना है। यदि आपको पतले दस्त बार बार हो जा रहे हैं तो पतले दस्तों को रोकने के लिए औषधि का उपयोग करना है, वह भी नेचुरली, जो मैंने अपने इस चैनल में बताई है औषधि। पतले दस्त के लिए अलग, सूखी लैट्रिन हो रही है उसके लिए अलग, लैट्रिन बिल्कुल नहीं हो रही है उसके लिए अलग, थोड़ी थोड़ी देर में म्यूकस आ रहा है उसके लिए अलग, 7-8 प्रकार की समस्या हमारे उदर से संबंधित हो सकती है। सबके संबंध में इस चैनल पर मैंने चर्चा की है। तो आपने अगर गैस बन रही है तो गैस दूर करने की औषधि लेनी है, एसिडिटी बन रही है तो एसिडिटी को दूर करने की औषधि लेनी है। यदि लैट्रिन सूख जा रही है तो उसके अलग लक्षण है, उस संबंध में मैं चर्चा कर चुका इस चैनल पर। तो वैसी औषधि लेनी है कि आपकी लैट्रिन सूखे ना। और यदि आप 2-2, 3-3 दिन तक लैट्रिन नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं चर्चा कर चुका। यदि आपको दिन में 4-6 बार जाना पड़ता है उसके लिए भी, यानी कि अपने पाचन से संबंधित कोई भी समस्या आपको इस प्रकार की है जो मैं बता रहा हूं, उसे दूर करने के लिए औषधि का उपयोग करना है, ना कि B12 की इफिशियंसी को दूर करने के लिए औषधि लेनी है। B12 की इफिशियंसी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका पाचन संस्थान भोजन के विपरीत भोजन ग्रहण कर करके अब दूषित, अब कमजोर हो गया है। अब आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन पूरी तरह उस भोजन से जो भी मिनरल्स और विटामिन शरीर को चाहिए उनकी पूर्ति शरीर नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसमें से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आप ले रहे हैं जिससे विटामिन B12 की इफिशियंसी आपके शरीर में दूर हो सकती है। अब आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप 25-30 लीटर का एक स्टील का टब ले लीजिए, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, साफ स्वच्छ पानी से उसको भर के अपने आंगन में या अपने घर की छत पे रख दीजिए। सारा दिन उसको धूप में रखे रहने दीजिए। जब भी किसी भी परिवार के सदस्य को स्नान करना हो उसमें से 5-6 लीटर पानी लिया, 5-6 लीटर पानी को आप बाथरूम में ले जाके रख लीजिए। पहले आप नॉर्मल जो भी आपके बाथरूम का जल है उससे स्नान कीजिए, साबुन इत्यादि, शैम्पू इत्यादि कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद लास्ट में लोटे से धार बांध बांध के अपने सिर से लेके पूरे शरीर पे उस पानी को डालिए धीरे धीरे। जो पानी आपने धूप में से ला के रखा है वह पानी आपके शरीर में विटामिन डी की 10 दिन के अंदर अंदर पूर्ति कर देगा।
एक बात। दूसरी बात, आप स्टील का बर्तन ऊपर अपनी छत पे या अपने आंगन में रख दीजिए, उसमें साफ स्वच्छ पानी भर दीजिए। जब भी आप कोई भी भोज्य पदार्थ तैयार करें, आप रोटी बनाएं, कचौरी बनाएं, पकौड़ी बनाएं, समोसा बनाएं, कुछ भी बनाएं, या सब्जी तरकारी दाल कुछ भी बनाएं, उसमें वही पानी उस स्टील के बर्तन का लावें जो आपने धूप में रख रखा है, और उसी से भोजन तैयार करें। आप चमत्कार देखेंगे कि 10 दिन में आपके परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य आमूलचूल रूप से बदलना शुरू हो गया। विटामिन डी की कमी 100% पूरी हो जाएगी केवल यह 2 प्रयोग करने से। वह 2 प्रयोग, स्नान करने का अलग टब रख दो अपने आंगन में, और खाने पीने की चीजों को तैयार करने के लिए अलग अलग टब रख दो अपने आंगन में, जिसमें से आप वो पानी लाते रहें। उस पानी को दूसरे तीसरे दिन आप चेंज कर दें। यह मैं टब परमानेंट रखने को इसलिए कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को सुबह सवेरे सवेरे स्नान करना है सूर्योदय से पहले, तो वह सूर्य की किरणों से मिश्रित पानी कहां से लाएगा? वह जो पहले दिन का पानी स्टोर उसकी छत पे या उसके आंगन में रखा है, उसमें से निकाल के ले आएगा। इसी प्रकार से खाना बनाना है, नाश्ता तैयार करना है, उसके लिए भी रात में से ज्यादा एक जालीदार कोई उस पर कपड़ा बांध दे ताकि कोई मच्छर मक्खी उसमें प्रवेश ना करे या धूल का कण प्रवेश ना करे। रात्रि में फिर उसको आप ढक्कन से ढांप के छोड़ दें, सुबह फिर आप उसको ओपन कर दें। पानी जब घटे उसमें और साफ स्वच्छ पानी डालें। इस प्रकार से आप अपने नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए धूप में पानी को रखिए। स्नान करने के लिए भी वही पानी उपयोग में लाएं और भोजन करने के लिए भी वही पानी उपयोग में लाएं जिस प्रकार से मैंने बताया है। और यदि संभव हो सके तो फ्रिज में भी उसी पानी की बोतल भर भर के रख लें, उसी को पिएं। जिनको भी विटामिन डी की कमी हो गई है शरीर में, जो पेट की समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को लेके अलग अलग चर्चा मैंने वीडियो में कर रखी है इसी चैनल पर। आप उनको ध्यान से सुने और उपयोग में लावें उन औषधियों को। अपने पाचन संस्थान को स्ट्रॉन्ग कर लें। 1 गिलास दूध प्रतिदिन पिएं। यदि दूध किन्हीं भाई बहन को अवेलेबल नहीं है तो माल कांगनी का तेल आता है, पंसारी के यहां मिल जाएगा। माल कांगनी का 50 ml तेल लाके अपने घर में रख लें। 1 बूंद से लेके 5 बूंद तक, केवल 5 बूंद तक आप उसको अपने भोजन में, जैसे दाल है तो दाल में डाल लें। ये चूंकि थोड़ा सा सुगंधित होता है, यदि ना बर्दाश्त कर सकते हो तो 1 कप वार्म वाटर लें, सुसुम पानी, हल्का गर्म पानी। 1 बूंद से शुरू करें। पहले दिन 1 ही बूंद लें, उसको पी जाएं सुबह खाली पेट। अगले दिन 2 बूंद। यदि 2 बूंद लेने से कोई समस्या नहीं है तो अगले दिन 3 बूंद। अगर 3 बूंद लेने से भी कोई समस्या नहीं है, कोई वोमिटिंग टेंडेंसी या कोई और एबनॉर्मलिटी आप फील नहीं कर रहे हैं, तो अगले दिन 4 बूंद लें। 5 ले सकते हैं, अगले दिन फिर 6 ले सकते हैं। 6 से ज्यादा नहीं लेनी है। 1 बूंद से 6 बूंद तक आप माल कांगनी के तेल को 1 कप वार्म वाटर में सुबह खाली पेट डाल के पी लीजिए। विटामिन B12 की एफिशिएंसी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो मैंने कहा, आपको केवल और केवल अधिक से अधिक ध्यान इस बात पर देना है कि आपका पाचन संस्थान स्ट्रोंग है कि नहीं है। यदि आपका पाचन संस्थान स्ट्रोंग नहीं है तब आप कुछ भी खावें, विटामिन B12 की एफिशिएंसी बनी ही रहेगी। दूसरा, जितने भी आजकल यूट्यूब पे मैगजीन में या किसी भी अखबार के माध्यम से आपको नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन इंस्टेंट बनाने की विद्या सिखा रहे हैं, उनको नमस्ते कर लीजिए, उनको बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन भोजन के विपरीत है। जैसे आप कोई औषधि लेते हैं, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, तो आप जानते हैं ना, डॉक्टर भी जानते हैं और सामान्य जन भी जानते हैं कि कौन सी दवाई के साथ आप साथ में ले सकते हैं उसकी पावर बढ़ाने के लिए। सभी दवाई एक साथ आप नहीं ले सकते।
डॉक्टर की जरूरत इसलिए तो होती है कि वह यदि आपको बुखार है एंटीबायोटिक देगा तो कौन सी एंटीबायोटिक आप झेल सकते हैं, उसके साथ और दूसरी कौन सी औषधि सपोर्ट में दी जा सकती है, फिर वह गैस ना बनाए उसके लिए कौन सी औषधि आप उस एक और जोड़ दी जाए कि वह गैस ना बनाए आपके पेट में। इस प्रकार से डोज निर्धारित की जाती है। ऐसे ही हमारा कोई भी भोज्य पदार्थ भी है, भोजन के विपरीत भोजन, और यह सब भोजन के विपरीत भोजन है। जितना भी आपको सिखाया जा रहा है इंस्टेंट भोजन बना के, इंस्टेंट पकोड़े, इंस्टेंट कचौड़ी, ना जाने क्या क्या, जिसको आप इंस्टेंट अपने बच्चों को, खास करके तो आपके बच्चों को ही ध्यान में टारगेट करके वह सब भोज्य पदार्थ आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपके बच्चे भविष्य में परमानेंट डॉक्टर के शिकार बन जाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।